सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आज इंतखाबात एक ही रोज़ कराने के हवाले से अदालत में प्रोसीडिंग हुई और उसका जो नतीजा निकला वो अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि जो आइनी मामला है उसको हम देखेंगे, लेकिन जो सियासी मामलात हैं जिसमें डेफिनेटली मुज़ाकरात हैं और वो सियासी जमातों पे, सियासी लोगों पर उस मामले को छोड़ा जाता है। क्योंकि हमने पिछले दिनों ये बहस देखी थी और पार्लियामेंट में भी ये बहस देखी थी कि बारहा हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कहा गया था कि अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं है, अदालत का काम आइनी तौर पे इस फैसले को देखना है और इसको आगे चल के लिखना है और उसको फैसले करने, जिसको मेरे ख्याल है कि अदालत ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि ये अदालत जो है वो ये सियासी मामला जो है वो अब सियासी जमातें देखेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट हुक्मनामा जो कल आया था उसमें बाकायदा तौर पर कहा कि जो 14 मई वाला जो इलेक्शन के हवाले से जो तारीख का हुक्म था वो अपनी जगह पर अभी भी कायम है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक नहीं कई सारे पैदा होते हैं कि 14 मई में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए। इलेक्शन कमीशन ये जवाब जमा करा चुका है कि 14 मई को इनेकाद नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात हैं वो कहीं हाँ हैं और कहीं नहीं है। हुकूमत का कहना यह है कि बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक़ राय हो गया है, जबकि पीपल्स जो PTI है वो इस हवाले से कह रही है अब हमारे पास सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ रहा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी आज अदालती अहाते में क्या फरमा रहे थे, जरा शॉर्ट क्लिप है, सुनते हैं। मसाइल देने थे न दिए और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया। नजर चुराने के हीले बहाने हैं। हम इस नतीजे पे पहुंचे, दे आर एरोगेंट एंड दे डिफाइंड। अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, पाकिस्तान की आवाम से रजू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर PTI के लोगों का थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन भी सामने आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लगता है कि हथियार डाल दिए, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की, उसमें जो उन्होंने बात की और उसके अलावा भी जो वो मीडिया से बात कर रहे थे वो कतई मुख्तलिफ थी। मैं फवाद चौधरी से पहले ख्वाजा साद रफीक भी अदालती अहाते में कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे, शॉर्ट क्लिप उनका भी सुनते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए और अदालत को इसमें ना उलझना चाहिए ना उलझाया जाना चाहिए। PTI ने और हमने इस बात पे इत्तफाक किया कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए, निगरान हुकूमतें आनी चाहिए, इंतखाबी नताइज को सब फरीक तस्लीम करेंगे, तहरीरी मुआहदा होना चाहिए। अब तारीख पर इत्तफाक नहीं हुआ, बैठना चाहिए, मजीद बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकता है। रिव्यू नहीं डाला गया तो अगर मुअज़्ज़िज़ अदालत सुओ मोटो ले सकती है तो मुअज़्ज़िज़ अदालत इन नकात पर भी गौर कर सकती है। हम अपनी आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते। इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? क्या वो चंद हफ्ते सब्र नहीं कर सकते? इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को या उसके 10 दिन बाद पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। PTI को जिद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि सूबाई असेंबलियां उन्होंने अपनी बिल और विश से तोड़ी है। PTI को जिद छोड़ देनी चाहिए। 14 मई नहीं तो आगे 10 दिन बाद इसे ही दोबारा बैठेंगे, पेशरफ्त हो जाएगी, मामला सेट हो जाएंगे। याद रहे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो फिर वो 14 मई को असेंबली तोड़ दे और उसके बाद नए इंतखाबात का ऐलान करे। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से मैंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट उनका, फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं हुकूमत की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ क़ब्ल अज़ वक़्त तहलील करने की पेशकश मुस्बत सिमत में कदम है। अगर असम्बलीज तोड़ने की तारीख पर समझौता हो जाए और इंतखाबात से कबल गैर जानिबदार निगरां हुकूमतें लगाने पर इत्तेफाक हो जाए तो ये सियासी बुरान के खात्मे की तरफ अहम इक़दामात होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जो हमें पैनलिस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, शोएब शाहीन साहब PTI के सीनियर लॉयर हैं, उमर अयूब खान साहब शायद अगले सेगमेंट में हमारे साथ होंगे, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और उसके साथ साथ रहनुमा JUIF के, हैदर वहीद साहब माहिर कानून हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा, ये आज के जो वो 3 सवाल जो मुझे अपने नाजरीन से करने, अपने पैनलिस्ट से करने हैं, वो मैं अपने नाजरीन के सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, एक ही दिन इंतखाबात केस 14 मई को इंतखाबात का हुक्म बरकरार। मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात ना होने की सूरत में क्या हुकूमत मुमकिन अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है? हुकूमत और PTI मुज़ाकरात, एक ही दिन इंतखाबात के इनेकाद पर इत्तेफाक, तारीख का ऐलान ना हो सका। क्या हुकूमत क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात असम्बलियाँ तोड़ने और इंतखाबात कराने पर तैयार है? सवाल नंबर 3, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरे भारत शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत क्या मुस्तकबिल में बर्फ़ पिघलने में माविन साबित होगा? शोएब शाहीन साहब हैं हमारे साथ। अच्छा शोएब शाहीन साहब, ज़रा मैं आपसे इसलिए आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली आप अपोजिशन हैं
और मेरा ख्याल है कि ये जो केस है कि इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएँ या एक साथ कराए जाएँ, ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अलग अलग कराने वाली जो पोजीशन थी उससे तो आपकी जो क्लाइंट है यानी जो PTI है वो तो बैक ऑफ हो गई है अपेरेंटली। अब अगर लेकिन दूसरी तरफ अदालत जो है वो 14 मई के को इंतखाबात हो पंजाब के, उस पर अभी उसके फैसले पर अभी भी कायम है। आपको लगता है कि 3 से 4 दिन में इलेक्शन कमीशन कह चुका है नहीं पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो पाएंगे? और ना होने की सूरत में मुमकिन कार्रवाई क्या हो सकती है हुकूमत के खिलाफ अदालत की? देखिए, पहली बात तो ये है कि 14 मई का इलेक्शन तो तकरीबन मुश्किल में पड़ता नजर आ रहा है, बल्कि नामुमकिनात में से अगर मैं कहूँ तो वो होगा, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस फिक्स नहीं था। ये केस वो वाला फिक्स था जो मुज़ाकरात के लिए एक शहरी की तरफ से पिटीशन फाइल हुई थी, और जो अटॉर्नी जनरल भी पेश होकर कहा था उन्होंने कि जी हमें कुछ टाइम दे दें, और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए, उनके दरमियान मुज़ाकरात होते रहे और फिर दोनों पार्टीज जी अब जो है वो वाला दूसरा वाला केस नेक्स्ट वीक लगेगा प्रेफरेबली, लेकिन उसके अंदर अब वो टाइम इतना कम रह गया है कि आप 14 तारीख के इलेक्शंस को मुझे नहीं लगता कि वो कम्प्लीटली ये हो सके। लेकिन अब उसके क्या डिफेंस हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देखें, कोर्ट के पास 2-3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो कहे कि ठीक है, हमने रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जजमेंट दे दी थी, और वो जजमेंट रियासत ने, रियासती इदारों ने और कंसर्न लोगों ने, पार्लिमान ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तो सो इन कीपिंग इन व्यू दीज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, हम तो भाई घर बैठे हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उस सूरत में नुकसान ये होगा कि जो 22 करोड़ आवाम जो इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, क्योंकि देखें ना, तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्रेडिट हो चुकी है, हमारे एग्जीक्यूटिव इदारे डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, पार्लिमान ने जो कंडक्ट शो किया है पिछले 2-3 महीनों में स्पेशली, और उससे पहले भी, उनके ऊपर सवालिया निशान उठ गए हैं कि जिन्होंने आर्टिकल 68 की वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मिलाइन किया, प्रेशराइज किया, जिस तरह ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी पब्लिक एट लार्ज का ट्रस्ट नहीं है, और अदरवाइज भी बहुत यानी आप ये कहें कि मुकम्मल पार्लिमान है और जिसकी बड़ी से है, और जो पब्लिक के वोटों से लेकर आए हुए हैं, वो वाली बात एज सच इस वक्त कम से कम नजर नहीं आती, जब PTI जो सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ती हूं। ठीक है शोएब शाहीन साहब, वापस आऊंगी। एक मिनट नातिया, मैं सिर्फ आपको जो ऑप्शन है ना, वो नंबर 2 जो जिसका इम्कान है वो बात कंप्लीट कर लूं। अब जो इम्कान है वो ये है कि सारे जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ एक ऑप्शन बाकी बचा है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के उन तमाम मिनिस्टर्स के खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज किया, अब्यूज किया, और जिन्होंने भी डिफाइंस किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। अब ये इशू बाकी रहा है, क्योंकि लोगों की ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लास्ट ऑप्शन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो और यकीनन उसके नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन हो। योर टेक हैदर वहीद साहब, आपको भी यही लगता है कि ठीक है हैदर वहीद साहब, आपको भी यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है? दूसरी तरफ हमने देखा है कि पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, जो कानून साजी हुई है, उसमें इदारों को उन्होंने एड ऑन लिया है, तो ओनली दिस ऑप्शन इज लेफ्ट, प्लस पार्लियामेंट में कह दिया गया कि ये भी आएगा तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। क्या हालात देख रहे हैं आप आने वाले दिन में? जी थैंक यू नादिया। असल में देखें, ये दो बड़े मुख्तलिफ इशूज़ हैं। जहाँ तक वो कानून जो कि चीफ जस्टिस की पावर्स कर्टेल करता है, उसके हवाले से वो उनका बिल्कुल डिफरेंट रवैया है। वो 8 रुकनी बेंच भी है, और वहाँ पे तो वो आगे पूरी तरह अपना तहफ़्फ़ुज़ करते नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे तो कोई अभाम नहीं है। ठीक है, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है और एक जो है वो एक डिबेट ज़रूर है, लेकिन यहाँ नहीं, मैं प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल की बात नहीं करी। सॉरी हैदर वहीद साहब, मैं प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल की बात नहीं करी। कहा यह गया, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि अगर मुझ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि 14 मई को इंतखाबात ना कराने के नतीजे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन ये ज़रूर है कि मुमकिना तौर पे वो उन्हें आगे तो बढ़ना होगा, क्योंकि जो उन्हें फ्लैग मिलना था, जो क्रिटिसिज्म मिलनी थी, वो तो उन्होंने सारी 80% तो ले ली। तो अब उनके लिए ठीक है, आगे जाने के रास्ते जो हैं वो बेशक के महदूद हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ही असल हदफ है इस बेंच का।
और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमें नजर आ रहा है बॉटल नेक है, क्योंकि अगर तो पैसे नहीं मिलते, अगर तो सिक्योरिटी नहीं मिलती, अगर तो इलेक्शन कमीशन इनकारी है, अगर तो इंतजामिया जो है वो नहीं कोऑपरेट करती, तो ये इंक्रीमेंटली पहले आई थिंक ब्यूरोक्रेट से शुरू करेंगे, सेक्रेटरीज से शुरू करेंगे, इलेक्शन कमीशन के एहलकारों से शुरू करेंगे, स्टेट बैंक के गवर्नर से शुरू करेंगे, और आई थिंक वहां पे प्रेशर आई थिंक बढ़ाएंगे और कहेंगे कि अगर आपने ये नहीं फॉरेन पैसे रिलीज डायरेक्टली ईसीपी को किए, या अगर आपने फलाना चीजें नहीं की, आई थिंक बड़े ये स्पेसिफिकली चलेंगे। बंदयाल साहब जो हैं वो कंटेम्प्ट के बहुत ज्यादा फैन नहीं है, वो ज्यादा ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत स्पेरिंगली इस पावर को इस्तेमाल करते हुए पहले ब्यूरोक्रेट जिनको अपने करियर की बड़ी परवाह होती है उन पे पहले जाएंगे और वजीर आजम पे बहुत एंड में जाएंगे अगर जाना पड़ा। और मेरे ख्याल से ये जो अब पूरे सारा जो ये पार्लियामान है या कैबिनेट है उनके पीछे तो वो मेरा नहीं ख्याल जाएंगे, एक आध मिनिस्टर के पीछे शायद जाएंगे, क्योंकि वो तो बड़ी आसानी से कुर्बानी दे देंगे, वो तो खुशी खुशी कहेंगे कर दे डिस्क्वालीफाई हमें। लेकिन वजीर वो तो लग भी रहा है, बहुत सारे तो तैयार हैं इस कुर्बानी के लिए। देखिए वजीर आजम के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी सियासत जो है 5 साल अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना राना सनाउल्लाह के लिए या आजम तारड़ के लिए आसान है। तो बाकी ये भी ना भूलें, ठीक है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आगे नहीं बढ़ती और पीछे जाती है तो 80% जिस तरह मैंने कहा क्रिटिसिज्म लेने के बाद जो उनको एंड में याद रखा जाना था कि कम से कम अपनी स्वान सॉन्ग में बंदयाल साहब खड़े रहे, तो वो लोग जो इस तरह याद रखना उन्हें चाहते थे वो भी फिर इस तरह याद नहीं रखेंगे, तो पीछे हटने के रास्ते भी बड़े महदूद हैं उनके। तो मेरे ख्याल से ये मुमकिन है पीछे हटने के रास्ते भी महदूद हैं, लेकिन आखिरी बात एक करूं कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 से कम की धमकी और उसकी अमल दरामद के हवाले से, हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है प्रोसिक्यूशन, लेकिन वहां ले जाने से कम मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो किस तरह फिर ये इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे ऑर्डर। उन्हें डेफिनेटली अभी स्टेटस को चेंज करना होगा। इस वक्त क्लियरली पीएमएल नून जीत रही है इस नैरेटिव को, इस बैटल को, और आई थिंक ये वॉर अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, पर ये बैटल जो ईद के बाद से हम अभी तक का अरसा देखते हैं तो ये नून लीग के लिए मीठी ईद रही। ये तो आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे दी हैदर भाई साहब, इनको तो भी आपने संभाल के रखना था। मैं फिर वापस आती हूँ आपकी तरफ। कामरा मुर्तजा साहब, अच्छा कामरा मुर्तजा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त तो सिचुएशन? आप अग्री करें या अग्री ना करें, अपेरेंटली यही लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें आमने सामने हैं। अब शोएब शाहीन साहब का कहना भी ये है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। हैदर वहीद साहब कह रहे हैं कि जी इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो बॉटल नेक पे होगा, लेकिन एकदम से वज़ीर आज़म की तरफ नहीं जाएंगे। आपकी नज़र में, आपकी माहिराना राय के मुताबिक अगर 14 जो कि नामुमकिनात में से फिलहाल तो नज़र आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होते और हुकूमत और अदलिया ने कहा है कि हम उस फैसले पर कायम हैं, यानी वो हुक्मनामा अपनी जगह पर मौजूद है, देन क्या सिनेरियो हो सकता है मुमकिन? देखिए ये मेरे दोस्तों की विशफुल थिंकिंग है। आज की जो हेयरिंग है इसने रुख मुतय्यन कर दिया है ऑलमोस्ट कि आर्डर एक तो इम्प्लीमेंटेबल नहीं रहा, और इसके साथ साथ जो है वो आज के बाद जो है वो आप अगला सीन जो है, अगला सिनेरियो जो है वो नज़र आने लग गया है कि अगला सिनेरियो क्या होगा। एक बात तो जहन में रखिए कि इलेक्शन जो है ना वक्त से आगे नहीं जाएंगे, यानी हुकूमत अपने वक्त से आगे कतन जाने का इरादा नहीं रखती। पहले मुमकिन तौर पे 10-20 दिन पहले तो हो सकता है, मगर इससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, जब आप किसी एक्शन की बात करते हैं उसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो रेलेवेंट होती हैं। पहले बेंच किन लोगों पे मुश्तमिल है, जजेस को पहले थाई और जज, यानी आप अपने जजों को पहचानें पहले, क्योंकि हमारे यहाँ जो वकालत करते हैं लोग तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है किसी केस के हवाले से कि थाई और जज। तो फिर उसके बाद जब दूसरी चीज़ है वो मुल्क में जो है ना वो अदारों की अलाइनमेंट देखिए, ये रेलेवेंट है, और इस अलाइनमेंट के हवाले से जो है ना वो कहते हैं ना कि बता तेरी रज़ा क्या है, तो वो रज़ा वाली जो है ना वो बात जो है वो भी कहीं ना कहीं पे वो मैटर कर रही है। अब अगर इन्होंने हर सूरत में 14 मई को इलेक्शन करवाना होता तो शायद आज कोई ऐसी बात हो गई होती। इसके अलावा एक और चीज़ देखिएगा, रिव्यू आ गया है उसका, भले वो गवर्नमेंट ने फाइल नहीं किया, आज चीफ साहब ने ये बात की है कि गवर्नमेंट के पार्ट पे जो है ना वो अभी तक रिव्यू नहीं आया, ये उनकी गैर संजीदगी ज़ाहिर करती है,
मगर एटलीस्ट जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे रिव्यू आ गया है। तो ये सो मोटो रिव्यू ना सही, मगर कम से कम एक पार्टी जो थी, पार्टी इन द प्रोसीडिंग जो थी, उनके पार्ट पे रिव्यू आ गया हुआ है। तो वो पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। एक चीज़ जिसके ऊपर तय हो चुका कि इलेक्शन एक दिन होने, अब सिर्फ डेट के ऊपर एग्री करना है। मगर एक चीज़ और ये जहन में रखें कि अगर आप एक हफ़्ता पहले 10 दिन पहले भी असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो फिर जो है ना वो केयर टेकर का सेटअप जो है वो 60 दिन से की बजाय 90 डेज हो जाता है। हाँ, तो बात फिर उधरी आ जाएगी। वो परनाला फिर उधरी लगेगा जिधर लगना था। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद 90 डेज हो जाएंगे, तो फिर बात तो फिर उधरी आ गई। खैर ठीक है, मैं मुज़ाकरात जो हो रहे हैं हुकूमती और अपोजिशन लेवल पर सतह पर, तो वो उस पर ज़रा बात करूँगी। खैर JUIF तो इसके अग्री ही नहीं करती, इसके फेवर में ही नहीं है, लेकिन बहरहाल अपडेटेड तो है डेफिनेटली। हैदर भाई साहब, एक चीज़ मुझे आपसे क्लियर करनी है, उसके बाद मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, वापस आऊँगी। मुझे सिर्फ ये बताएं, अभी आपने कहा कि ग्रेजुअली अदालत करेगी, पहले वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी तरफ आएगी, फिर आगे जाएगी, वज़ीर आज़म हो सकते हैं, कैबिनेट हो सकती है। वज़ीर आज़म अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनको आप बिल्कुल आई मीन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर वो कन्विक्ट होते हैं, उसके बाद डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली होते हैं, तो कैबिनेट तो ऑटोमेटिकली फिर डिसॉल्व हो जाएगी। या आपको लगता है कि जो खासकर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जिन्होंने हाथ उठा लिए थे कि पैसे नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो ज़्यादा इसका हदफ बनेंगे पहले? मेरा नहीं ख्याल के यहाँ पे कोई जो है वो हर किसी के पीछे चीफ साहब ने जाना है। मेरे ख्याल से अगर तो ये यहाँ जाते भी हैं, ये तो जाहिर है मुझे नहीं पता क्या सराही है इस वक्त, बट मेरे एस्टिमेशन में ही विल गो आफ्टर द वेरी स्पेसिफिक पर्सन जिसके कुछ करने से बात आगे बढ़ती है, और जहाँ पे वो हो सकेगा उनकी तबीयत जानते हुए मैं समझूंगा कि वो वहां भी बाईपास करेंगे। उनको शौक नहीं है कंटेम्प्ट लगाने का, वो उस मिजाज के नहीं है, और उनका तरीका इफ्तिखार चौधरी साहब से बड़ा मुख्तलिफ है। इफ्तिखार चौधरी साहब पहले 5th गियर में जाके फिर 6 ढूंढते थे। बंदियाल साहब ने तो मेरे ख्याल से अभी 2-3 में गाड़ी चलाई है। तो हालांकि ऑर्डर्स उनके तगड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कतन कोई धमकियां दी ही नहीं है। उन्होंने तो ना आर्टिकल 5 की बात की है, ना 6 की, ना वो तो अभी उधर गए ही नहीं है। क्या ये कहानी उधर जाएगी भी, पहले तो ये करना है। और अगर जाएगी तो ऐसा हुकूमत खत्म हो, ये जरूरी नहीं है नादिया के काबीना और हुकूमत खत्म हो, नया प्राइम मिनिस्टर फिर से जो है इलेक्ट भी हो सकता है। बट शहबाज शरीफ साहब अगर कन्विक्ट होते हैं, और अभी हम उस बात से बहुत दूर है मेरे ख्याल से, तो वो फिर जाहिर है वजीर आजम नहीं रहेंगे, लेकिन यही इलेक्ट। हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने हैदर भाई साहब, क्योंकि आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी चीफ जस्टिस ने दिए। उन्होंने कहा कि गुस्से में फैसले गलत होते हैं और इसलिए हम गुस्से में कोई नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि वो उनका इशारा उस तरफ की था कि जो एक हाइप क्रिएट हुई और जिस तरह से पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने अदारों को हेड ऑन लिया, जिस किस्म की बयानबाजी हुई। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से ज़रा वापस आती हूँ तो इसको ज़रा कंटिन्यू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे भारत पर भी बात करेंगे और मुज़ाकरात में पेशरफ्त कितनी हुई है कि नहीं हुई है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस सब PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान साहब, जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन किया है। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं से किए भी रहते हैं। उमर अयूब साहब, हम ज़रा पहले तो लीगल एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे, लीगल लाइन्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। 14 मई को इलेक्शन नहीं होते अपने टाइम पर, अदालती हुक्म बरकरार है। बट एज फार एज द टॉक्स आर कंसर्न, तो हाउ यू सी, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो कहते हैं कि वी हैव नथिंग टू लेफ्ट एक्सेप्ट प्रेयर्स, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये खुश आइंद है कि जो गवर्नमेंट है वो इस बात पे एग्री हो गई है कि तमाम असेंबलीज जो हैं वो तोड़ देंगी क़ब्ल वक्त, और क़ब्ल वक्त इलेक्शन भी करा देंगे, सिर्फ डेट्स का अनाउंस होना बाकी है। तो आपको क्या लगता है, किधर हैं हम इस मुज़ाकरात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा तो बड़ा क्लियर स्टांस है कि 14 मई को इलेक्शन या ये नहीं कराते, और उसके साथ तो मुल्क में एक किस्म की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या इकोनॉमी जो आपकी है वो तो तबाह बर्बाद हो गई है। अभी आते हैं कि पोजीशन क्या है। हम चाहते हैं कि जी इमीडिएट डिसोल्यूशन हो और इलेक्शन की तरफ जाएं।
गवर्नमेंट या इस पे नहीं राजी तो मेरा ख्याल है हमारे पास फिर और कोई मीटिंग ग्राउंड है नहीं। वो चाहते हैं इस चीज को आगे खींचना, वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं एक्सेप्टेबल, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल। दूसरी अहम चीज ये है कि इतना अरसा आप लोगों को बगैर रिप्रेजेंटेशन के छोड़ नहीं सकते हैं। या तो मुल्क में कोई इमरजेंसी हो या खुदा ना खास्ता और कोई ऐसा बहाम हो, या तब की बात आदमी मतलब दूसरी जंग अजीम में इलेक्शन होते थे बरतानिया में, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसीज में जरूरी नहीं कि एक ही दिन इलेक्शन हो। इलेक्शन आप 2 दिन पे करें, 3 दिन पे करें। 1990 में इलेक्शन 2 दिन के ऊपर हुए थे। एक पहले सूबाई असेंबली का हुआ था, उसके बाद फिर नेशनल असेंबली का हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद साहब की जिस वक्त मैं कैंपेन किया करता था। इसी तरह आपका जो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जितना आप डिले करेंगे मुल्क की मईशत इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपकी महंगाई की शरह आप देख लें, ऑलमोस्ट सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स अशिया खुर्द नोट्स तकरीबन आपकी 50% पे पहुंच रही हैं। बिजली का फौकदान है, गैस का फौकदान है, इंडस्ट्री बंद है। मौजूदा हालात जिनकी जो आपने यहाँ पे जिनका जिक्र किया है वो अपनी जगह हैं, दे डू एग्जिस्ट, बट माय क्वेश्चन इज कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। इधर शाह महमूद कुरैशी इज राइट और फवाद चौधरी साहब इज राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय दुआएं करने के, और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बड़ी पेशरफ्त है कि हुकूमत इस पे भी राजी हो गई, इस पे भी राजी हो गई। मैं किसको सच जानूं, किसका कहा सच मानूं? नहीं, आप दोनों सही इस तरह कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जी अभी हमारे पास तहरीक इंसाफ के साथ ये या नहीं मानते तो गवर्नमेंट या नहीं मानती है तो फिर वो कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद। हमने तो अपना एहतजाज हर जगह पे रिकॉर्ड कराना है और हम लोग लीगल रिकॉर्ड्स पे ही पुरअमन तरीके से चलते रहेंगे। एक बात। फवाद चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी या एक दिन पे इलेक्शन पे ये आमादा होते हैं तो इमीडिएटली या इलेक्शन पे आमादा होते हैं, अच्छी बात है, या नहीं आमादा होते वो दूसरी बात है। उस पर तो फिर हम लोग मतलब एहतजाज ही करेंगे ना। शुएब शाहीन साहब, अब मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से अभी हैदर वही साहब से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने भी कहा कि अदालत भी हमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में नज़र नहीं आती, और उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से कहा कि वो उनको आदत भी नहीं है, पसंद भी नहीं है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या एक्सट्रीम ऐसी चीज़ों की। बट अगेन मुझे बताएं कि आज जिसकी हेयरिंग हुई वो तो वो दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंतखाबात जो हैं वो एक साथ हो जाएं, लेकिन उससे पहले जो ड्यू थी जिसमें खासकर जो असखुद नोटिस वाला था जिसका हुक्मनामा भी आ गया, लेकिन वो अब अगले हफ्ते हो गई। तो अगले हफ्ते तो वो मेरे ख्याल है 14 में या तो क्रॉस कर जाएगी या बिल्कुल आगे पीछे होगी। तो अदालत का मूड क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है? देखें, अदालत ने बड़े तहम्मुल मिजाज है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का। वो कभी किसी के साथ एग्रेसिव सारी ज़िंदगी वो नहीं हुए। वो हमेशा एहतराम से बात करते हैं और जी मोहतरम से वो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी कि गुस्से में किए जाने वाले फैसले गलत होते हैं, लेकिन 14 मई का आर्डर बरकरार है और उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन और आइन की पासदारी के लिए हमने फैसले करने हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कराना है। ये बात उन्होंने वाजे कर दी। अब देखें ना, बात बड़ी सिंपल है। सिंपल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जितना इन्होंने मलाइन किया, जितना इन्होंने ब्लैकमेल किया, जिस कदर एब्यूज किया और स्कैंडलाइज किया, उसकी मिसाल माजी में मेरा ख्याल नहीं मिलती, सिवाय इस बात के कि इन्होंने फिजिकली हमला जो 97 में किया था, उसके अलावा कोई मिसाल नहीं मिलती। अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। अब 14 को इलेक्शन तो बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहे हैं, जो कि शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इससे आगे कितने दिन जाता है। अब एक बात तो तय हो गई कि आज तक उन्होंने मौका दिया इन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जमहूरी ताकतों को, कि आप वाकई इस चीज़ पे अगर इसको पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो दैट इज़ फेयर इनफ, और फिर उसको आइन के तरीक़ाकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को अकोमोडेट कर देगी और डेट चेंज हो जाएगी। इसलिए पिछले हफ्ते से 19 तारीख के बाद ये वो वाला केस नहीं फिक्स हुआ। तो मैं समझता हूं कि मैक्सिमम टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जो ऑप्शन अवेलेबल है इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, वो स्ट्रॉन्ग एक्शन का है, और वो स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो यही बनता है, वो कॉन्टेम्प्ट है या आर्टिकल 6 की वायलेशन के ऊपर कंप्लेंट्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट करती है। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट एक आर्डर पास करेगी, उसकी एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में होगा, लेकिन जो इमीडिएट एक्शन है वो है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो सबसे ज़्यादा खतरा है और जिसका इम्कान है और वो होना भी चाहिए, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वो कंसर्न मिनिस्टर्स। क्योंकि अगर आप चंद लोगों को छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को सजा दे देते हैं
तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन होगा और आर्टिकल 25 की वायलेशन होगी। जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफेंस किया या उसका मजाक उड़ाया या उसको अंडरमाइन किया सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस सिस्टम को, तो मेरा ख्याल है वो तमाम के तमाम लोग प्रोसीड होंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। अच्छा, तो मैं जरा इसी सवाल को कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ ले जाती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, तो गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए तैयार बैठी है और कुछ हल्कों का कहना तो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो उसके इंतजार में बैठी है कि वो सियासी शहीद हो जाएगी, विक्टिम कार्ड प्ले कर लेगी वगैरह वगैरह जो हमारे सियासत में होता है। हुकुम अदूली फ़र्ज़ करिए कोई आर्डर जो ना, आर्डर सारे काबिल एहतराम होते हैं, मगर कोई हुक्म जो है वो काबिल अमल नहीं होता तो उस पर अमल नहीं हो पाता। शायद मेरे दोस्तों ने जो है ना वो आज की ऑब्जर्वेशंस पूरी तरह से उन पे गौर नहीं किया, माइंड अप्लाई नहीं किया। चीफ साहब जो है वो बड़ा खुल के कह रहे हैं कि उस वक्त जब ये मामला जो है डिसाइड होने से पहले फ़लाँ चीज़ जो है ना वो किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, फ़लाँ बात पॉइंट आउट नहीं की, ये रह गया वो रह गया। बहुत सी बातें आज की आप जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर ज़रा माइंड अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फिर कहीं ना कहीं पे ये आर्डर 14 मई जो इलेक्शन की डेट का दिया था उन्होंने, ये कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये रिव्यू हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि रिव्यू एक जो है ना एक दस्तूरी हक है। आर्टिकल 188 में जो है ये इन्वोक कर सकता है, कोई भी कर सकता है और कोई चीज़ दो चीज़ों पे इन्वोक हो सकता है, या तो एरर हो या फिर उसके बाद कोई ऐसी एविडेंस आए या ऐसी मटीरियल कोई ऐसी चीज़ें कैसे ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसकी बुनियाद पे ये उसको रिव्यू करना ज़रूरी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये आर्डर कहीं ना कहीं पे जाके रिव्यू हो जाएगा और दरमियान में जो है ना वो कोई ऐसे सेटलमेंट की बात आ जाएगी। मैं अपने एज ए पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी के वर्कर के तौर पे इस वक्त बात नहीं कर रहा। तो वो ऐसे बात कहीं ना कहीं पे सेटलमेंट में आ जाएगी कि जिसमें जो है वो कहीं पे एग्रीमेंट हो जाएगा कि ये डेट जो है ना इसमें रेजोल्यूशन हो जाए। मगर स्टिल जो है ना वो जहाँ पे भी जो डेट आएगी, मैं उसका बेनिफिशरी जो है ना वो पीटीआई को नहीं समझता कि वो, मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि वो मामला फिर 60 डेज़ की बजाय 90 डेज़ तक जा सकता है। अब अगर आप एक चीज़ खींच के उसको छोटा करते हैं तो दूसरी चीज़ लंबी हो जाएगी, तो उसका कोई अल्टीमेट फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेट जो असल चीज़ रिक्वायर्ड है आप ये कह रहे हैं कि बजट के बाद अगर असेंबलीज तोड़ी भी जाती हैं वक्त पे हो जाए। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। उमर अयूब साहब, अब मामला यहाँ पर ये है, वो ये कहते हैं कि अगर असेंबलियाँ जो है वो क़ब्ल वक्त तोड़ी जाएंगी तो यू नीड 90 डेज फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस, और आपको जो केयर टेकर सेटअप आएगा इट विल बी फॉर 90 डेज, नॉट फॉर 60 डेज। बजट के बाद अगर करते हैं, यानी अगर जुलाई में भी होती हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का आपका केयर टेकर सेटअप फॉर 90 डेज ऑफ कोर्स, और फिर अक्टूबर में इलेक्शन, तो आपके हाथ क्या आएगा? देखिए, 2-3 चीजें आप ज़हन में रखें। हमारे हाथ कुछ हो या ना हो, इस वक्त आपने मुल्क का सोचना है। जो जिस चीज़ की वजह से मुल्क चलता है वो है आपकी मईशत। जो आप ऊपर से देखें, नीचे से करें, साइड से करें। क्लिंटन और बुश का इलेक्शन हो रहा था तो क्लिंटन ने उसको कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, बड़ा फेमस एक कमेंट था उस वक्त। और उस वक्त बुश ने इराक की जंग जो है वहाँ पे इराक को उन्होंने शिकस्त दी थी, फिर भी वो इलेक्शन हारा। इस वक्त मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मुल्क की मईशत नहायत ही सीरियस पोजीशन में है। हुकूमत के लोग कहते नहीं है। इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं रह चुका हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था, फेडरल मिनिस्टर रह चुका हूँ, इकोनॉमिक अफेयर्स का भी और अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी का भी। फिगर्स हम लोग देख रहे हैं। आपकी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपकी एनर्जी शॉर्टफॉल तकरीबन आपका शहरी इलाकों में अभी गर्मियाँ शुरू हैं, आप देखिएगा 4 से 5 घंटे जहाँ पे मुकम्मल रिकवरी, और देहात में 12 से ज़्यादा घंटे होगी। आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपकी फ़रात-ए-ज़र बढ़ रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ रही है। ये वो ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट शुरू होगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस वक्त तो हुकूमत वक्त, जारी बात है हुकूमत वक्त है, बड़े घोड़े पे चढ़े हुए हैं, हाथी पे चढ़े हुए हैं, हुकूमत है, तो इनको तो नीचे लोग और अवाम और बाकी पार्टियां सारे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, ठीक है। पर ये याद रखें कि ये पहिया जो है ये घूमता है, कभी जो शख्स ऊपर होता है वो नीचे भी आता है, हमारे साथ भी हो चुका है। ये चीजें मैं देखता रहा हूँ। और जो इस वक्त पीले बहाने ये देख कर रहे हैं कि जी हम लोग ये कर देंगे, या मतलब एक ये काबिल अमल नहीं है, मेरे भाई ने कहा कि काबिल अमल नहीं है। जब आप सिलेक्टिव जजमेंट्स को, जब आप सिलेक्टिवली एक चीज को देखते हैं
तो वही चीज आपके आड़े नेक्स्ट आपके लगती है, और फिर यही होता है कि आदमी फिर फंसता है, और फिर वो जो उन्होंने हाथों से बांधी होती हैं गंढे, वो फिर दांतों के साथ खोलनी पड़ती है। माय क्वेश्चन वाज कि जिस तरह से ये कह रहे हैं, अब हुकूमत आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करी है, और उन्होंने अदालत में भी ये मुद्दा उठाया कि बजट अनाउंस करने से पहले ये हुकूमत का खात्मा मुमकिन नहीं है। यानी कम से कम आप बजट अनाउंस करेंगे, डेफिनेटली मिड ऑफ जून तक आप बजट अनाउंस करेंगे, फिर उसकी तकरीर होंगी, वो पूरा बजट सेशन होता है, उसके खात्मे के बाद ही अगर होगा तो असेंबलीज टूटेंगी, यानी मैक्सिमम मिनिमम आपको जुलाई में जाना पड़ेगा। अब जिन चीज़ों की आप निशानदेही करवा भी रहे हैं, अगर मैं उनको सब कुछ सही भी तस्लीम कर लूँ तो तब भी इलेक्शंस तो फिर आपके अक्टूबर तक ही चले जाएंगे ना। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, ये जो पॉलिटिकल क्योस है, ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो पूरी आपकी स्ट्रगल है, इससे आप अचीव क्या कर रहे हैं? तो आप खामोश होकर बैठ जाए, इंतजार कर लें अक्टूबर का? नहीं, मैं आपको सिंपली बैसियत एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और फाइनेंस के मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्शंस जल्द से जल्द ना हुए तो ये खुद मजबूर होंगे अगले चंद हफ्ते और महीनों में कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं। ये मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूँ, इसमें दो आरा कोई नहीं है। कैसे ये सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कह रही होगी, हालात इनको मजबूर कर रहे होंगे, आप देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि बजट से पहले प्लीज उनकी सर आई नीड क्लैरिटी सर, वो कौन से हालात होंगे जो हुकूमत को मजबूर कर देंगे अगले चंद हफ्तों में कि इलेक्शन करा दें पूरे मुल्क में? इकोनॉमिक बेचैनी, मुकम्मल तौर पे ब्रेकडाउन, और इकोनॉमिक आपकी मईशत की जो ब्रेकडाउन है वो इनको मजबूर करेगी। आप देखिएगा अगले हफ्तों में होता क्या है। ओके, ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा बिलावल भुट्टो के जो भारत का उन्होंने विजिट किया और उसमें जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की में शिरकत की, उसका आउटकम क्या निकला? भारत का मीडिया जिस तरह से जिसको कहना चाहिए कि नॉन वेलकमिंग चीज़ें चलाता रहा, वो एक्सपेक्ट भी की जा सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ, हमारे जो गोल से हम जो चाह रहे थे या कुछ बर्फ़ पिघलने की तरफ ये एक मावन साबित होगा। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत से पाकिस्तान पहुंच भी गए, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो उन पर क्रिटिसिज्म था उनके भारत जाने पर या जो क्वेश्चंस रेज किए गए थे उसका उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब दिया। मैं इस पर आऊँगी और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उनकी राय लूँगी, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन शोएब शाहीन साहब आपसे कि आज हमने देखा कि सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नज़रसानी का बिल पेश हुआ है, जिसके तहत बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने वाला दरख्वास्त गुजार अपनी मर्जी का वकील भी मुकर्रर कर सकता है, और बिल के मुताबिक ऐसे मुतासरा शख्स को नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का हक़ होगा जिसके खिलाफ इस कानून से कबल आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला दिया गया। अब इस पे जो अपोजिशन लीडर हैं डॉक्टर शहजाद वसीम साहब, उनका कहना यह है कि अपने केसेस माफ़ कराने के लिए उन्होंने ये किया है। ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस बताइएगा कि क्या है और ज़रूरत क्या थी आपकी नज़र में? देखिए, अभी तो एक्ट ऑफ द पार्लियामान बनाने में बहरहाल इनको टाइम लगेगा, और बज़ाहिर जो लगता है कि देखें वही चीज़ उसकी एक काइंड ऑफ रेप्लिका है जो ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इनको इंतज़ार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, ताकि जो जुडिशल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है कि क्या एक्ट अल्ट्रा वायलेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट किए बगैर ये एक्ट पास हो सकता था या नहीं हो सकता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शोएब शाहीन साहब। ज़रा पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए भारत, और जो कुछ आज वापस आए उन्होंने भरपूर सवालों का जवाब दे दिया कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान मुर्तज़ा साहब, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब जो एक क्रिटिसिज्म, एक नया सवाल कि जी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, भारत ने जिस तरह से ट्रीट किया, ख़ासतौर पे उनके वज़ीर ख़ारजा ने उन्होंने कहा कि एक टेररिज्म प्रोड्यूस करने वाली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसी तरह से डील किया गया जिस तरह से डील किया जाना चाहिए था। हाउ यू सी दिस ऑल के बिलावल साहब के भारत के दौरे को?
देखिए भारत के दौर भारत तो नहीं गए थे ना। भारत मतलब ठीक है मुल्क में वो गए थे, मगर कोई भारत के साथ वो नहीं हो रहे थे, कोई ऐसा कोई उनके साथ कोई डायलॉग नहीं हो रहे थे, कोई हमारी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। बिल्कुल ये शंघाई ताउन की जो तंजीम है उसमें गए थे, भले उसके लिए भारत के किसी शहर का इंतखाब किया गया था, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और कहें कि जी फ़लाँ जगह में मैंने नहीं जाना, फ़लाँ जगह पे जाना है, तो आपकी वजह से तो दुनिया फैसले नहीं करती। आप इतने अहम तो नहीं है दुनिया में कि आपकी वजह से या आपकी मर्जी से फैसले होंगे। वो आप नहीं, क्रिटिसिज्म ये था कि वो वर्चुअली भी ज्वाइन कर सकते थे, वाया वीडियो लिंक भी कर सकते थे, दैट वाज द क्रिटिसिज्म। बाज़-औक़ात जो है ना वो हम वर्चुअली जो है ना वो बाज़-औक़ात जो है ना हम ये वीडियो लिंक पे केसेस करते हैं। शहीम साहब से पूछिए कि कितना बेमज़ा होता है वीडियो लिंक पे बात करते हुए या केस करते हुए, तो आप अपनी बात समझा ही नहीं पाते, आप अपना ना उनकी बात समझ पाते हैं। तो एक दिन चले जाने से अगर उस पर कम अखराजात आते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, और या फिर वो अखराजात अगर वो आते भी हैं और वो फ़ायदों से जो है ना वो निस्बतन उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अच्छी बात है कि वो बिल्कुल ठीक है। उमर अयूब साहब से भी इस हवाले से राय ले लेती हूँ। पाकिस्तान के लिए तो फायदा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। उमर अयूब साहब, पीटीआई का क्रिटिसिज्म मेरी समझ से थोड़ा बालातर है, क्योंकि अगर जिस तरह से कह रहे हैं कि वो भारत से कोई ताल्लुकात के लिए नहीं गए थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं गए थे, वो शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका इजलास चूँकि भारत में था इसलिए वहाँ पे गए थे, तो ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हमने तो डट के गए, डट के हमने फेस भी किया, डट के अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा, कश्मीर पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी नहीं की, भारत को सुनाया भी और फिर हम वापस आ गए और भारत तिलमिलाता रह गया। इसमें क्रिटिसिज्म का पहलू किधर है पीटीआई की तरफ से और क्यों है? बहुत क्रिटिसिज्म का पहलू इसलिए आप ये देखें जी कि सबसे पहले जब भारत जब वो जा रहे हैं तो भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सीओ, वहाँ पे भारत होस्ट था, मेज़बान था। आप जब मेज़बान की तरफ जाते हैं और आपको बहैसियत मेहमान आपको ड्यू इज्जत नहीं दी जाती, और बिलखसूस पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप सारे लोगों को मालूम है, एक सेंसिटिव रिलेशनशिप है हमारा। हमने जंगें लड़ी हैं, 2 आर्म्ड न्यूक्लियर नेबर्स हैं जो एक दूसरे के खिलाफ उनके ऑपरेशंस हो चुके हैं। पहली बात, वहाँ पे उनका फॉरेन मिनिस्टर इनको कोई मतलब खातिर खा इनको बिल्कुल ही ना प्रोटोकॉल दिया गया, एक टेररिस्ट स्टेट की तरह खुदा न खास्ता इन्होंने डील किया पाकिस्तान के साथ, और जो वहाँ पे तज्जिए चल रहे थे इनको उसी वक्त वहाँ पे जिस जहाज़ में आए थे जिसके ऊपर $1 लाख से भी ज़्यादा खर्चा फ्यूल का और बाकी चीज़ों का हुआ, उसी जहाज़ में गल्फ स्ट्रीम 4 प्राइम मिनिस्टर का जो था उसमें वापस आ जाते, कोई ऐसी बात नहीं होती और वो मीडिया हेडलाइंस होती कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने भारत के इस रवैये को रद्द किया, वो चीज़ होती। ये नहीं चीज़ कि आप भीगी बिल्ली की तरह जाके वहाँ पे बैठें और बात और एक बड़ी स्पीच वहाँ पे करके उसका क्या फ़ायदा हमें, वो क्या डिप्लोमेसी हुई? हमें मालूम है, पोजीशन स्टेटेड है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इन्होंने क्या बात सुनाई, डिप्लोमेटिक फंक्शंस में हमने पूरी उम्र इस चीज़ में गुजारी है। यहाँ पे एक स्पीच एक्सटेम्पोर स्पीचेस नहीं होती, बिलावल साहब तो खैर वो तो एक्सटेम्पोर स्पीचेस के उसमें नहीं है। डिप्लोमेटिक फंक्शंस में आपको एक पढ़ी लिखी स्पीच, उसका एक एक जो जुमला होता है, लफ्ज़ होता है, वो नापा तोला जाता है बिलखसूस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाजुर में, और वो वहाँ पे डिलीवर आपकी की जाती है, बात ख़त्म। यहाँ पे तो उनके साथ ना कोई मिला ना कुछ, यही स्पीच वो पहले और ये भी मैं कहता चलूँ, स्पीचेस ये पहले फॉरेन ऑफिस एक दूसरे के साथ बैठ करके ये पहले वहाँ पे पहुँचा देते हैं कि डेलीगेट्स के साथ चाइनीज़ में, अरबी में, श्रीलंकन ज़बान में ट्रांसलेट होके उनके पास मुयस्सर होनी चाहिए। लिहाजा यही चीज़ बड़ी खूबी के साथ बग़ैर किसी खर्चे के बड़े आराम से वीडियो लिंक पे हो सकती थी। उनको पाकिस्तान से दूर भागने का एक बहुत ज़्यादा शौक है, चक्कर लगाते होते हैं, चक्कर हो गया, टैक्स पेयर्स के पैसे जो हैं वो खर्च हो गए। गल्फ स्ट्रीम जहाज़ जो है, गल्फ स्ट्रीम 4 प्राइम मिनिस्टर का, उसके उन्होंने झूठे ले लिए जिस तरह के हर जगह में किए, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, ये हुआ है खलासा। अच्छा, तो कामरान मुर्तज़ा आपको भी लगता है कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने? क्योंकि वहाँ पर अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा
कि कश्मीर पे हमने अपनी पोजीशन को वाजे किया और जो जो ममालिक डेफिनेटली वहाँ पर आए हुए थे उनके सामने हमने कहा कि जो भारत है उसको 2019 पे जो उसने काम किया है उसकी उस पोजीशन से पीछे वाली पोजीशन पे जाना पड़ेगा। अब एटलीस्ट ये चीज़ हमने इस मामले को रखा तो, लेकिन उमर अयूब साहब का कहना ये है कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स वहाँ पर दिए गए और जिस तरह से एक टेररिस्ट स्टेट की तरह अनफॉर्चुनेटली और उसको उनको डील किया गया, तो वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। यानी रिप्रेजेंटेशन हो जाती, मगर वो जाते ना, यानी उनके कॉन्टेक्ट जो है ना, वो अगर कहीं वो बैठ के और कश्मीर पे भी बात कर रहे हैं, दूसरी बात भी कर रहे हैं, तो इनको जो है ना, इनका पीटीआई का असल मसला ये है कि इनको हमेशा गिलास जो है आधा खाली नज़र आता है, मगर हमारा मसला ये है कि हमको आधा गिलास जो वो भरा हुआ हो उसमें उम्मीद की किरण नज़र आती है। आप इस तरह से देखा करें चीज़ों को, पुरुमीद देखा करें, उम्मीद की नज़र से देखेंगे तो फिर जो ना मामलात आगे चलते हैं। सिर्फ इस बात पे कि कोई मुखालिफ है, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि इनकी गवर्नमेंट होती है और इस वक्त ये सारा कुछ होता तो इनको उसमें कोई जो बुराई नजर आती है, हालांकि बहुत सी बुराइयाँ थी उस वक्त भी, हम में भी बहुत सी बुराइयाँ होंगी, हम में भी बहुत सी कमियाँ खामियाँ होंगी, मगर जो है ना वो पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो जब बढ़ रहे हैं तो उसको बढ़ने दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब आपका टाइम देने का आज के प्रोग्राम में। उमर अयूब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब भी हमारे प्रोग्राम में थे, उनका भी शुक्रिया, हैदर वहीद साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। मुख्तसरन ये कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़े वाज़े कहा कि क्या हम तनकीद से पीछे हट के खड़े हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया ने देखा और ये चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि पाकिस्तान का रवैया क्या है और भारत का रवैया क्या है। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन भारत यहाँ पर एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान का जो पर्पस था वो सक्सेसफुली सर्व हुआ है। पाकिस्तान ने जाके बताया है कि हम कल भी अमन के ख्वाह थे, आज भी अमन के ख्वाह हैं, लेकिन किन शराइत पर, कल भी मुज़ाकरात चाहते थे, आज भी मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन किन शराइत पर वो भी उन्होंने वाजे किया। दूसरी तरफ जो भारत का रवैया था और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर का रवैया था वो भी दुनिया के सामने था, और जिस तरह से फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद किए, तो वो खुद भी यहाँ पर एक्सपोज हुए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।